हेलो फ्रेंड्स, रिवीजन के क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और इस वीडियो में सिर्फ ऑडियो ही सुनाई देगा, इसमें कोई विजुअल एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम अस्थाई बंदोबस्त क्या है और रैयतवारी व्यवस्था क्या है, महालवारी व्यवस्था क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सब अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी व्यवस्था या रैयतवारी व्यवस्था, यह सब अंग्रेज़ों द्वारा या ईस्ट कंपनी द्वारा नई भूमि व्यवस्था शुरू किया गया था। नई भूमि व्यवस्था शुरू किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नई भूमि व्यवस्था शुरू किया गया था उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसके हम बैकग्राउंड पर ध्यान देते हैं, फिर हम अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था को देखेंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को पहली बार राजस्व वसूली का अधिकार मिला था। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को पहली बार राजस्व वसूली का अधिकार मिला था। ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ वसूली की राशि भी बढ़ती गई। भू राजस्व कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। तो कंपनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व था। इस आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी। इस आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी। कंपनी राजस्व का एक हिस्सा भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी। वे वस्तुएं इंग्लैंड तथा अन्य देशों को निर्यात की जाती थी। इस तरह नए शासकों ने ऐसी नीतियां अपनाई कि अधिकतम राजस्व की नियमित वसूली होती रहे। वारेन हेस्टिंग के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू की थी। वारेन हेस्टिंग के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू की थी। जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता उसे एक निश्चित क्षेत्र में राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिए जाते थे। नीलामी के अंतर्गत क्या किया जाता था? जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता उसे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूल करने के अधिकार दे दिए जाते। यह नई व्यवस्था किसी के लिए भी लाभप्रद साबित नहीं हुई। कौन सा व्यवस्था? नीलामी वाला व्यवस्था। यह व्यवस्था किसी के लिए भी लाभप्रद साबित नहीं हुई। तो कंपनी ने फिर दूसरा व्यवस्था अपनाया, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। नीलामी की व्यवस्था से कंपनी की आय में सुस्थिरता नहीं आई। इसलिए कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व अस्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय किया। नीलामी की व्यवस्था से कंपनी की आय में स्थिरता नहीं आई, इसीलिए कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व अस्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय लिया। अब नीलामी नहीं करेंगे, अब अस्थाई बंदोबस्त करेंगे। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने यह नई व्यवस्था, जिसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया, लागू कर दी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया? 1793 में। और इसे किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक भी बन गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक भी बन गया। यानी जो जागीर या भूमि जिस जमींदार को दिया जाता था वह
इसका मालिक बन जाता था। और यह भूमि या जागीर जमींदार को क्यों दिया जाता था? उससे टैक्स वसूलने के लिए। और यह किसके अंतर्गत किया जा रहा था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत। इस व्यवस्था के अंतर्गत जागीरदार जागीर का मालिक भी बन गया। उसे हर साल एक निश्चित काला अवधि में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। उसे हर साल एक निश्चित कालावधि में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था में जागीरदार की स्थिति मुगल काल के जागीरदारों से बहुत बेहतर थी। जागीरदार जागीर के मालिक नहीं होते थे। जागीरदार जागीर के मालिक नहीं होते थे। ये कब की बात बता रहा है? मुगलों के समय की बात है। मुगल काल के जागीरदारों से बहुत बेहतर थी। इस व्यवस्था में जागीरदार की स्थिति मुगल काल की जागीरदारों से बहुत बेहतर थी। जागीरदार जागीर के मालिक नहीं होते थे। मुगल काल में जागीरदार जागीर के मालिक नहीं होते थे, न ही वे उसे बेच सकते थे। वे किसानों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। जागीरदारों से उनकी जागीरें छीनी भी जा सकती थी। अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को नियमित आय होने लगी, जो कंपनी चाहती थी। इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। तो यह था अस्थाई बंदोबस्त। अब आइए जानते हैं रैयतवारी व्यवस्था। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और बनारस में भी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और बनारस में भी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, मगर मद्रास प्रेसिडेंसी में एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। तो रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था क्या है, आइए इसे जानते हैं। सीधे बंदोबस्त की इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन रैयत यानी किसानों को दे दी। सीधे बंदोबस्त की इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन रैयत यानी किसानों को दे दी। जमीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने साल के लिए राजस्व को निश्चित कर दिया जाता था? राजस्व को 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। किसके अंतर्गत? रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत। जमीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान की स्थिति अधिक सुरक्षित हो गई, मगर राजस्व वसूली बड़ी सख्ती से होने के कारण वह अक्सर महाजन के चंगुल में फंस जाते थे। इस व्यवस्था ने सरकार को ही सबसे बड़ा जमींदार बना दिया और किसानों को सरकारी अफसरों की दया पर छोड़ दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं रैयतवारी व्यवस्था क्या है। तो रैयतवारी व्यवस्था, इसमें 30 साल के लिए राजस्व फिक्स कर दिया जाता था। रैयतवारी व्यवस्था में 30 साल के लिए राजस्व फिक्स कर दिया जाता था। और यह किसके किसके बीच में होता था? रैयतवारी का मतलब था कि ये सीधा संपर्क होता था। सीधा संपर्क किससे होता था? सरकार और किसान के बीच में। सीधे बंदोबस्त की इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन रैयत यानी किसानों को दे दी।
इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था। इसमें सरकार सीधे किसानों को ज़मीन दे देती थी और 30 साल तक राजस्व की एक ही दर रहता था। तो यह है रैयतवारी व्यवस्था। तो हमने अभी अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था को देखा। आइए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। यह प्राचीन इतिहास से संबंधित है टॉपिक। यह टॉपिक प्राचीन इतिहास से संबंधित है। मेहरगढ़, यह टॉपिक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ी बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना लोगों ने कहाँ सीखा? तो मेहरगढ़ में। और एक बात और है मेहरगढ़ से संबंधित, मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ के लोगों की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। यह कहाँ पर है? तो यह मेहरगढ़ में है। यह कब्र कहाँ पर है? तो यह कब्र मेहरगढ़ में है। तो हमने अभी मेहरगढ़ के बारे में जाना। आइए अब दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा पॉइंट है दीवाने एक खैरात। दीवाने एक खैरात क्या है? दीवाने खैरात क्या है? दीवाने खैरात क्या है? दीवाने खैरात A new department called Diwane Khairat was created to take care of orphans and widows। तो यह दीवाने खैरात ऑर्फन्स अनाथ और विधवाओं के लिए शुरू किया गया था। यह एक डिपार्टमेंट था। दीवाने खैरात एक डिपार्टमेंट था। इसे फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने खैरात किसने शुरू किया था? दीवाने खैरात डिपार्टमेंट का किसने स्थापना किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। और यह क्या था? यह ऑर्फन्स और विडोज को सहायता करने के लिए स्थापित किया गया था। अनाथ और विधवाओं की सहायता करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना किया गया था। यह कब किया गया था? यह सल्तनत काल में किया गया था। इसे फिरोज तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग है हुमायूं का टॉम्ब किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं का टॉम्ब किसके द्वारा बनाया गया था? तो हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हिज विडो हाजी बेगम। हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हिज विडो हाजी बेगम। तो हुमायूं का टॉम्ब किसके द्वारा बनाया गया था? हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है
साइमन कमीशन, नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह 1928 में भारत में आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। साइमन कमीशन केम इन 1928 टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस। साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में? यह कॉन्स्टिट्यूशनल सत्ता स्थापित करने के लिए आया था, और लेकिन इसे भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया था। क्यों किया था? साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज नो इंडियन रिप्रेजेंटेड इन द कमीशन, क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था, तो इसीलिए इसे इंडियनों द्वारा बाइकआउट कर दिया गया। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में। इसका क्या उद्देश्य था? कॉन्स्टिट्यूशनल सत्ता स्थापित करने के लिए। और इसको क्यों बहिष्कार किया गया इंडिया में? क्योंकि इसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट में क्या अंतर है? गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट में क्या अंतर है? तो गंधार आर्ट ग्रीक स्टाइल पर आधारित है। गंधार आर्ट ग्रीक स्टाइल पर आधारित है, और मथुरा आर्ट इंडिजीनियस आर्ट है। मथुरा आर्ट इंडिजीनियस आर्ट है। यह देसी आर्ट है, और गंधार विदेशी आर्ट है। The main patrons of this art form were the कुषाण। गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट के दोनों के सबसे मेन पैट्रॉन्स या संरक्षक कौन थे? तो कुषाण थे। इन दोनों आर्टों का संरक्षक कौन था? कुषाण थे। गंधार आर्ट की विशेषता क्या था? स्कल्पचर इन स्पिरिचुअल स्टेट। इसके जो मूर्ति होते थे वे स्पिरिचुअल स्टेट में होते थे। गंधार आर्ट में जो भी मूर्ति बनाए जाते थे या स्टैचू बनाए जाते थे वो स्पिरिचुअल स्टेट में होते थे, जबकि मथुरा आर्ट में अगर मूर्ति बनाए जाते थे तो वे डिलाइटेड मूड में होते थे। गंधार आर्ट में स्पिरिचुअल स्टेट में होते थे और मथुरा आर्ट में डिलाइटेड मूड में होते थे। तो ये था गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट में अंतर। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गंग डायनेस्टी ये उड़ीसा में था। ये उड़ीसा क्षेत्र में थे। गंग डायनेस्टी कहाँ पर था? उड़ीसा में था। इसके फाउंडर कौन थे? अनंत बर्मन थे। इसके फाउंडर अनंत बर्मन थे, और अनंत बर्मन ने पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण करवाया था। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? अनंत बर्मन ने। अनंत बर्मन कौन है? यह गंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और नरसिम्हदेव कौन है? यह गंग डायनेस्टी के ही हैं, और इन्होंने सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का स्थापना करवाया था। इन्होंने सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का स्थापना करवाया था। तो अनंत बर्मन ने जगन्नाथ टेम्पल का स्थापना करवाया था, और नरसिम्हदेव ने सन टेम्पल ऑफ
कोणार्क का स्थापना करवाया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियोज में हम फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।